दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ चल रही है, इसमें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज के टॉपिक को हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो इस मेरी सीरीज़ है, बेसिकली अगर बात करूँ तो आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जो 2021 से 2024 तक के हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि यार रिज़ल्ट बहुत कमज़ोर आ रहा है, काफ़ी ख़राब रिज़ल्ट आ रहा है। अगर बात करते हो अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास आ रहा है, तो मेरी भी ज़िद है कि इसको उठाना है। बस मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, जितना मैं कर सकूँ उतना मैं करूँगा। बाकी मेरा नाम राजवीर है, घर वाले बोलते हैं ना, वो राजवीर दूध लिया वो वाला हिसाब है। घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स सब राजवीर कहते हैं, बट ऑफिशियल नाम मेरा नितिन है। नितिन के नाम से बेसिकली मुझे कोई ज़्यादा जानता नहीं है। खैर, देखिए, रोड मैप की बात करते क्लास 1 में हमने ये सारी चीज़ें कवर करी थी, जिसके अंदर हमने परिचय से लेके अर्थव्यवस्था किसे, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें हमें कवर करते हुए आए थे। आज के लेक्चर की बात करें तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को यहाँ कवर करेंगे, जिसमें हम अर्थव्यवस्था का प्रकार से लेके भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार तक को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर कुछ प्रलाप भी आएंगे, जिसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण दो सभी को बहुत डेप्थ के अंदर समझेंगे। फिर इसके बाद जो है हम विकसित अर्थव्यवस्था से लेकर खुली अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ों को समझेंगे। जो ये अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 4 से है जो है स्टार्ट करने की जो कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों को नोट्स की भी ज़रूरत पड़ती होगी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मेरी तरफ से मेरी जो ट्रस्टेड वेबसाइट है वो माई नोट्स गुरु है। क्यों? रीजंस हैं, क्योंकि एक तो ये लॉयल हैं, जो है वही बोलते हैं, फालतू चीज़ें नहीं बोलते हैं। अगर इनकी प्रिंट क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी, कोई पीछे से अगर प्रिंट क्वालिटी प्रॉब्लम है, तो खुद खुल के बोलते हैं कि सर प्रिंट क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने और 4 वेबसाइट से भी मैंने अपने नोट्स मंगाए थे इन फ्यूचर में, मतलब कि पास्ट में, तो मुझे मेरे साथ बोल सकता हूँ इस काइंड ऑफ फ्रॉड, नॉट फ्रॉड बट इस काइंड ऑफ फ्रॉड। पेपर क्वालिटी बकवास है, पेजेस फटे हुए हैं, आधे पेजेस मिल रहे हैं, आधे पेजेस नहीं मिले मुझे, जिस वजह से मैंने ट्रस्टेड वेबसाइट मेरी माई नोट्स गुरु है, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, तो आप इनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स लेने। मेरा नाम बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है यार, इट्स नॉट स्पॉन्सर, कोई मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, जस्ट आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। खैर, देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो यस, देखो, अगर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझें, यानी कि इनके प्रकारों को समझने की कोशिश करें, तो 3 प्रकार के हिसाब से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ है, अलग अलग रिसर्च, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग प्रकार के हिसाब से चीज़ों को मतलब कि कमाई, किसी में 4 भी हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई में सोचें, तो 3 ही प्रकार के आसपास में चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसके नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि वह चीज़, यानी कि नियंत्रण का मतलब हो गया कंट्रोल किसका, या तो पब्लिक का यानी गवर्नमेंट का, या फिर प्राइवेट का। इसके आधार पर भी जो हमें जो है कंट्रोल के हिसाब से भी जो अगर बात करें तो हमें अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। हमें विकास के आधार पर भी वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील, विकसित, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर वैश्विक संबंधों के आधार पर भी हमें चीज़ें देखने को मिलती है, जिसके अंदर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था भी चीज़ें हमें सारी की सारी जो है देखने को मिलती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है मोटा मोटा कि देखो यार, ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। हो सकता है यूपीएससी कुछ ऐसे मतलब होता है ना, बीच में कुछ खुरपेच कर ले और आपको कमेंट्स में उलझा दे, आपको क्लोज कॉल दे दे, तो वहाँ उलझ जाओगे। तो जिस वजह से एक एक करके हम सबको डिकोडेड करेंगे बहुत अच्छे से, मतलब मज़ा सा आ जाए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनको तो डेप्थ के अंदर देखेंगे। ये 1-2 लाइन में एक ओवरव्यू मैप के थ्रू समझाऊंगा कि क्या होता है, और ये भी 1-2 लाइन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इन चीज़ों को जो सब हम जो है अभी थोड़ा सा डेप्थ के अंदर समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखो यार, नाम से स्टार्ट हो गया पूंजी, यानी कि यार कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का भाई यानी कि वो लोग जो पैसे वाले हैं, राइट, वो कंट्री जो ज़्यादा पैसे वाली है, जैसे कि यूएसए, राइट, जैसे आप मैप देखें तो यूएसए है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये जहाँ पर पूंजी का ज़्यादा बोलबाल रहता है, जिसके बाद ज़्यादा पूंजी की वो ज़्यादा ताकतवर होता है, राइट। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सामने कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो निजी जो संसाधन होते हैं, मान लीजिए जो भी संसाधन होते हैं हमारे देश में, उन पे जो अधिकार होता है, वो निजी स्वामित्व के हिसाब से होता है, निजी स्वामित्व के हिसाब से जो है स्पेशली जो है पाया जाता है। और जो यहाँ पर जो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है, वो कहीं ना कहीं निजी उत्पादन के लिए ज़्यादा किया जाता है। बाद में जो बचता है तो फिर वो, अगर बात करें तो वो मतलब बोल सकते हैं कि पब्लिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब है कि टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट, उस केस में यहाँ पे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है।
आपने समझना क्या है इसके अंदर ये पहले बात समझ आ गई कि पूंजी से रिलेटेड है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात, जो स्वामित्व का जो संसाधन होते हैं, जो संसाधन पे जो अधिकार होते हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर आप देखें तो मैक्सिमम संसाधन पे जो गवर्नमेंट के अधिकार ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि निजी स्वामित्व पे जो अगर बात करें तो ज़्यादा अधिकार हमें जो है देखने को मिलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर जो इनका उत्पादन होता है वो निजी लाभ के लिए जो स्पेशली जो किया जाता है, इसलिए इसको जो है पूंजी अर्थव्यवस्था के नाम पे कहते हैं। एक बार और रिपीट वंस अगेन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजी से है। स्वामित्व का जो अधिकार होता है अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं निजी व्यक्तियों के ऊपर जो है ज़्यादा अधिकार होता है, जिसपे वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है वो लाभ के उद्देश्य से जो है यहाँ पे किया जाता है। अर्थात यह आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है और तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावशाली और स्वतंत्र होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा डिप्थ के अंदर समझते हैं क्योंकि ये चीज़ें समझानी बहुत जरूरी है। देखिए, पूंजी में हमें ये पता चल गया कि जो निजी का जो अधिकता होता है यानी कि अधिकार होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। इसी के जैसे जो गवर्नमेंट का जो यहाँ पे रोल होता है वो कम होता है। आप ऐसे भी आप यानी कि अधिकार जो होंगे यहाँ पे वो कम होंगे। आप ऐसे भी स्लैब बना के शॉर्टकट में, ये आपके शॉर्ट नोट्स बन गए हैं, आप कुछ इस तरह से भी जो है कर सकते हैं। समझ आ गया? कोई डाउट? यानी कि जहाँ पर स्वामित्व का जो अधिकार निजी व्यक्तियों के अधिकार में ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट का अधिकार वहाँ पे जो है कम होते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट के अधिकार ही नहीं, तो गवर्नमेंट के अधिकार होते हैं, जब भी तो गवर्नमेंट चल रही है, जब भी तो यूएस से चल रहा है। तो लेकिन अगर हम तुलना करें किसी और देशों से तो गवर्नमेंट के अधिकार वहाँ पे काफ़ी कम होते हैं, मतलब कि यहाँ पे निजी व्यक्तियों के। अब देखो, लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ संसाधनों की। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ संसाधनों की, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर तो डेफिनेटली किसी भी गवर्नमेंट के अधिकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर संसाधनों की बात करें तो यहाँ पे हम निजी व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा अधिकार होते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ही करती है। तो इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं, फ़ायदे या फिर गुण या फिर जो भी चीज़ें आप बोलना चाहें। भाई पहली बात, नवाचार को फ़ायदा मिलता है। भाई मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम फिर फ़ायदा होगा, राइट। फिर नवाचार होगा तो फिर भाई जब ज़्यादा इनोवेशन होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। तो आखिर क्यों, रीजंस क्यों हैं कि गूगल ने ही ट्रॉल किया, याहू ही आगे आए, इवन अमेजोन ही इतना आगे बढ़ चढ़ रहा, क्यों? एप्पल ओवर प्राइस फ़ोन बेचता है अपने। टू बी ऑनेस्ट, 99% लोगों को पता ही नहीं एप्पल का मतलब ही क्या होता है। इसका मतलब होता है प्राइवेसी, और कोई इसमें कुछ नहीं होता। इसमें ये भी होता है कि अगर आपका डेटा अगर आपका उड़ जाता है, लेट्स सपोज यू हैव लॉस्ट योर फोन, इफ़ यू हैव एप्पल आईडी, तो आप अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं। बेसिकली एप्पल का फंक्शन यही है। अगर हम बात करें, दैट्स वाई एप्पल इज ओवर प्राइस्ड, प्राइस नहीं ओवर प्राइस्ड है। तो जिसके कारण नवाचार हुआ, क्यों? एप्पल ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया तो उसने डेफिनेटली प्राइस भी हल्के रखेगा, लोग बोलते हैं ना, राइट। तो पूंजीवाद और समाज दोनों स्वतंत्र और अवसर पर केंद्रित होते हैं। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो पूंजीवाद और समाज में जो है स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा होती है। आबादी की जरूरतों को यहाँ पे पूरा किया जाता है संसाधनों के द्वारा। स्वनियामक होते हैं, यानी कि खुद के कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि जब इनका संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से बात करें तो स्वनियामक के तौर पर जो भूमिका जो है देखने को हमें मिलती है। पूंजीवाद समग्र रूप से समाजों की मदद भी करता है, ये बोल सकते हैं कि डेफिनेशन में, क्योंकि ये मैंने पॉइंट इसलिए उठाया कि कहीं ना कहीं ये स्टेट पीसेस में आया था तो ये क्वेश्चन सही था। तो जिस वजह से पूंजीवाद भी ऐसी नहीं है, अधिकतर रूप में देखें तो समाजों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद भी करते हैं, बट एज कम्पेयर जो समाजवादी सोशलिस्ट होती है, जो मैं आगे समझाऊंगा, उतने कंपेयर में नहीं, बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि कंपेयर करते भी हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। बाकी नवाचार को फ़ायदा, समाज आबादी को फ़ायदा, साथ में इनोवेशन लाना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाना, तो ये सब जो होता है पूंजीवादों के अगर बात करें तो इनके फ़ायदे के तौर पर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा, यानी कि एक मिनट, हाँ मेरा लैपटॉप, पूंजीवाद के नुकसान और दोष के बाद की अगर हम बात करें तो जिसके अंदर धन और आय में के वितरण में असमानता काफ़ी होती है। यहाँ पे ये होता है कि एक धन इतना रिचेस्ट होता है, बिल गेट्स जैसे रिचेस्ट हो जाते हैं, और एक ऐसे तो जो लोग अपनी कारों के अंदर सोते हैं। अमेरिका के अंदर जो गरीब होते हैं, जैसे कि आई ऑलरेडी विजिट अमेरिका फॉर द 2 years, मैं 2 साल वहाँ पे रहा हूँ अमेरिका के अंदर, तो मुझे पता है न्यूयॉर्क के अंदर भी काफ़ी लोग गरीब हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि अमेरिका है तो सब सारे अमीर होंगे। भाई वहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि हमारे देश की दरिद्रता से वहाँ की दरिद्रता में थोड़ा फ़र्क ये हो जाता है कि वहाँ पे लोगों जो भी गरीब होगा वो अपनी गाड़ी में सो जाते हैं, और आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हल्का सा गरीबों का हाई होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन गरीब के हिसाब से। अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं, एसी चला के रखते हैं, पेट्रोल बड़ी चीप है, अराउंड गैलन्स की बात करूँ तो कुछ $3 के आसपास या फिर $2 के आसपास जो हमें गैलन्स के हिसाब से जो हमें
वहाँ पे तेल मिल जाता है, खैर वो एक अलग बात। तो यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपरिव्यय के रूप में कक्षा यहाँ पे संघर्ष भी देखने को मिलता है, सामाजिक लागत बहुत ज़्यादा अधिक होती है, सोशल कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? जब प्राइवेट होगा तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स की, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यूएसए में है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, बट एज कंपेयर वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं, तो जिस वजह से, इस वजह से अगर बात करें तो सामाजिक लागत पे भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। क्यों भाई? अगर आप बीमार हैं तो डेफिनेटली जो आप गवर्नमेंट के पीछे भागेंगे, हम जैसे इंडियंस गरीब, पर वहाँ पे बेसिकली लोग प्राइवेट्स की प्रेफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेस्टीज का सवाल वहाँ पे काफ़ी लोग जो है अगर बात करें तो देखने को मिलते हैं। फिर पूंजी जो अर्थव्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं अस्थिर होती है, बेरोजगारी और रोजगार के तहत जो है काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमें जो है देखने को मिलती हैं। वर्किंग क्लास में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे गो हायर एंड फायर का रूल काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या मैंने देखा है कि यहाँ पे हम लोग जो है अपने वर्कर्स को जल्दी नहीं निकालते हैं, उसको वार्निंग देते हैं, 1 वार्निंग, 2 वार्निंग, 3 वार्निंग। वहाँ पे ऐसा नहीं है। इफ़ यू डिड अ मिस्टेक तो आपको कोई भी फायर कर सकता है ऑन द स्पॉट। हमने खुद देखा है, लाइक फॉर एग्जांपल इन मैकडी एंड इन KFC, वहाँ एक नॉर्मल चीज़ है, कोई रॉयल चीज़ नहीं है, घास फूस बोलते हैं वहाँ पे। तो इस केस में वहाँ पे भी काफ़ी जल्दी जो है अगर किसी बंदे ने फ्रेंच फ्राई गलती कर दी, कुछ कर दिया, जिसमें आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको इकनॉमी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, राइट। तो इस केस में यहाँ पे ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हमें अगर बात करें पूंजीवादी में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि क्या पूंजीवादी अच्छी अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर, अगर आपने पूंजीवादी एक अच्छी अर्थव्यवस्था, अगर आपने इसका आंसर ये लिख दिया हाँ, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने नहीं लिख दिया तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने हाँ और ना दोनों लिखने हैं आंसर्स में, बताऊंगा आने वाले टाइम में जब आंसर राइटिंग कराऊंगा। तो यानी कि ना ही ज़्यादा अच्छी है और ना ही ज़्यादा गंदी है, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने पैरामीटर के हिसाब से ये ठीक ठाक है। अब आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सोशलिस्ट, राइट। जो हमारे अमेंडमेंट अगर बात करें 42 में जो समाजवाद वर्ड को भी जोड़ा गया था, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके अंदर देखो समाजवाद का जो विचार होता है, देखो समाजवाद यानी कि इस वर्ड को अगर तोड़ोगे तो समाज निकलेगा, यहाँ से वादी निकलेगा। तो समाज का मतलब समाज हो गया भाई, जिसके अंदर हम लोग भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम जैसे लोगों की देखभाल ज़्यादा करती है अर्थव्यवस्था, राइट। यही हो गया इसका मतलब, अगर हम बात करें सोशलिस्ट, राइट। तो समाजवाद का विचार सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, और फेडरिक जो एंगल्स ने अपनी पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसकी जो प्रस्तुति करी थी, राइट। ये जो बुक थी, जस्ट फॉर द फैक्ट्स के लिए मैंने जो है अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिनोट आपके लिए किया है। समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे ये कहते हैं कि सभी, चाहे वो कुछ भी हो व्हाटसोएवर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट का ही अधिकार होगा। अब मैं बताऊंगा कि इंडिया कैसे सोशलिस्ट से समाजवादी से मिश्रित में कैसे कन्वर्ट हुआ, उन सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे लेके चलूँगा। तो इसमें समाजवाद में इसका कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि देखो, हमने पूंजीवादी कंसेप्ट में ये समझा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि वहाँ पे जो स्वामित्व संसाधनों को जो अधिकार होता है वहाँ निजी व्यक्तियों का होता है। लेकिन समाजवाद में अगर हम बात करें तो संसाधन का जो अधिकार होता है वो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का। वहाँ की एक सरकार जो होती है उसका जो अधिकार जो हमें ज़्यादा देखने को, अगर बात करें तो देखने को मिलता है। यहाँ पे उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलती है तथा इसमें बाजार की शक्तियाँ कम प्रभावित रहती हैं, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ। अब देखो, हमने जो नोटिस किया था, अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको आगे पीछे लेके चलूँ, तो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पे ये देखा था कि एक तो निजी स्वामित्व वाले होते हैं ये लोग ज़्यादा, राइट, और ये इनके जो अधिकार होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। यानी कि इनके जो, अगर बात करें यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो लाइक बाज़ार की जो शक्तियाँ होती हैं, अगर बात करें तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। बाज़ार की जो शक्तियाँ होती हैं, बाज़ार की शक्तियाँ ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन समाजवादी में हमें जो है बाज़ार की जो शक्तियाँ होती हैं वो काफ़ी कम जो हमें देखने को मिलती हैं। क्यों? कि सारा का सारा जो कंट्रोल होता है हमारा बॉस, वो गवर्नमेंट का होता है, यानी कि सरकार का कंट्रोल हमें जो है देखने को मिलता है। तो जिसके कारण अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर बोल सकता हूँ इन्फ्लेशन का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रह जाता। वो मैं आगे समझाऊंगा जब इन्फ्लेशन वाले पीरियड में, तो आपको पूरा डेप्थ एनालिसिस दूंगा। अभी सिर्फ ये समझे समाजवाद होता क्या है, ये कैसे काम करता है। हमें ये पता चल गया कि समाजवाद का विचार कार्ल मार्क्स सर ने दिया था,
फिर फेडरिक की जो बुक आई थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। हमें ये पता चला कि भाई आर्थिक गतिविधियों का जो संचालन और नियंत्रण तो सरकार द्वारा किया जाता है। हमें ये भी पता चला कि यह उत्पादन के संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की मतलब कि संकल्पना करता है और बाजार की शक्तियाँ कम प्रभावित रहती हैं। जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ में जिस तरह से हमने अभी देखा था यूएसआर जब पहले था 1991 से पहले, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है देखने की यहाँ पे जो है कोशिश करी थी। फिर समाजवाद के पक्ष में देखो तर्क, देखो दोस्तों ये लाइंस आप खुद पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा पढ़ाऊंगा क्योंकि अगर अदरवाइज फिर पीपीटी पढ़ना हो गया, रीडिंग हो गया तो दैट्स नॉट गुड। देखो समाजवाद के पक्ष में अगर गुण की बात करें तो ये शोषण का यहाँ पे एक तरह से अंत भी करता है, क्योंकि जब सरकार का अधिकार होगा तो सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा सामाजिक न्याय पे भी आधारित है कि भाई ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक न्याय आधारित भी देखता है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो अगर हम बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ होती है सभी के लिए होती है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो न्याय संगत भी जो हमें देखने को मिलता है। फिर उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पे सामाजिक आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्ट में यानी कि पूंजीवादी में देखें तो वहाँ पे टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कुछ भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उत्पादन का जो लक्ष्य होता है, जो प्रोड्यूस करना है, क्या हमें उत्पादन करना चाहिए, वहाँ पे जो सामाजिक आवश्यकता के हिसाब से जो चीज़ें करी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक तरफ मान लीजिए बिल्डिंग बनानी है बहुत बड़ी और एक तरफ कृषि करनी है, हमें पता चल गया कृषि से हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कृषि से हम पेट भरेंगे, तो समाजवादी जो उसका जो लक्ष्य होगा वो कहीं ना कहीं फिर कृषि होगा। लेकिन अगर यही बात पूंजीपति की हो कि इनको लगे कृषि से हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें बिल्डिंग्स बनानी है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी वो बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा मुँह मोड़े। क्यों? टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस वजह से उत्पादन का जो लक्ष्य यहाँ पे सामाजिक आवश्यकता के द्वारा होता है। उत्पादन का यहाँ पे समाज पर नियंत्रण होता है, जिस तरह से गवर्नमेंट होती है, तो उस तरह से कहीं ना कहीं बात करें तो गवर्नमेंट का नियंत्रण हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर सभी को उन्नति के समान अवसर भी यहाँ पे दिए जाते हैं, और साम्राज्यवाद का ये एक तरह से विरोधी भी है। साम्राज्यवाद इन द सेंस कॉलोनिज्म्स का अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत विरोधी भी देखने को मिलता है कि ये जो है अगर बात करें तो एक तरह से साम्राज्यवाद जो जैसे कि भूतपूर्व में अगर बात करें जैसे ब्रिटिश ने हमारे इंडिया देश में राज किया और भी कंट्री में राज किया, तो उस तरह से जो राज करने वाली चीज़ों को जो ये बिल्कुल सख्त रूप से जो है विरोधी हमें जो है देखने को मिलता है। भाई आलोचना देखें, अगर थोड़ा विपक्ष में देखें या फिर आलोचना के तौर पे देखें तो हमें ये देखने को मिलता है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, फालतू काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि भाई गवर्नमेंट जो है तो पूरा काम करती है। अब मान लो बिस्कुट बनाना, ब्रेड बनाना, ये भी काम गवर्नमेंट ही कर रही है, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, लाल फीताशाही होती है। फिर साथ में अगर बात करें तो काफ़ी कुछ होता है, आप समझ गए होंगे, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, ये सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं अनावश्यक क्षेत्र से वृद्धि होती रहती है। फिर उससे क्या होता है, बात करें तो इनकी सैलरी को देने में भी जो काफ़ी ज़्यादा इशू हमें देखने को मिलता है। वस्तुओं के उत्पादन में कमी भी आ जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी अगर सरकार अगर गलत निर्णय ले ले तो उसके कारण वस्तु में भी उत्पादन में भी कमी आती है। साथ में यहाँ पे ये भी होता है कि उत्पादन के संसाधनों में संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो तो व्यक्ति की कार्य करने पर जो मतलब कि जो परिणति होती है एक तरह से समाप्त हो जाएगी और कार्य क्षमता भी धीरे धीरे घट जाती है। देखो जब हमें पता चल गया कि यहाँ पे सामाजिक उत्पादन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो फिर एक आदमी की जो अपनी एक इंडिविजुअल ताकत होती है, जो इंडिविजुअल होती है कि एक काम जो काफ़ी अच्छे से बारीकी से जो कर सकता है, तो उस केस में फिर ये होता है कि फिर आदमी जो होता है वो इतना मतलब कि एक्टिव नहीं रह जाता सोशलिस्ट में। तो ये भी चीज़ें हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर समाजवाद प्रजातंत्र का भी विरोधी है कि ये बोलता है कि भाई अगर बात करें तो नहीं भाई डेमोक्रेसी आएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के तौर पर भी जो है एक तरह से विरोध के रूप में जो है देखने को मिलता है। फिर पूर्ण समानता संभव नहीं है यहाँ पे, और क्योंकि देखो पूर्ण समानता संभव इसलिए नहीं है कि यार सिंपल सी बात है, मान लो रशिया ही है, मान लो समाजवादी है, मान लो समाजवाद है, ठीक है, वहाँ पे पूरा यार अगर गवर्नर अगर वहाँ का पुतिन सर जाएंगे कहीं बाहर जाएंगे तो आसपास कितनी 100 गाड़ियाँ होंगी नहीं होंगी कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक जाम और ये सारे दुनिया भर के। एक सिंगल आदमी जाएगा तो उसके आगे पीछे कोई गाड़ियाँ नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं समानता कहाँ हुई भाई। आखिर अगर ये कहीं जा रहे हैं तो इनके आसपास इनको कंट्रोल करने के लिए इतने सारे लोग होंगे बचाने के लिए, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से बात करें तो वीआईपी क्लास ही हो गया ना। तो इस चीज़ को लेके जो है समानता यहाँ पे जो है एक तरह से जो है संबंध यहाँ पे नहीं हमें देखने को मिलती। हाँ, बुक्स पे देखने को मिलती है कि समानता होती है, लेकिन थ्योरेटिकल अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो नहीं होती। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही का महत्व यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल यहाँ पे अहम हो जाता है कि सारे काम फिर सरकारी हो जाते हैं, तो फिर काफ़ी महत्व हो जाता है। लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, ये सारी हो जाती है। समाजवाद हिंसा को भी बढ़ा देता है कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को यहाँ पे ये कुछ हमें नेगेटिव पॉइंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों, देखो अभी तक हमने पढ़ा प्राइवेट और हमने पढ़ा गवर्नमेंट, इन दोनों को मिक्स कर दो, प्राइवेट
प्लस गवर्नमेंट। तो ये हमारी हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट वालों को भी थोड़ा सा रोल दिया जाएगा, गवर्नमेंट का भी रोल होगा और साथ में प्राइवेट का भी रोल होगा। आगे बढ़ने से पहले ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट तो सिखा दिया कि मिश्रित का मतलब क्या है। अब थोड़ा समझते हैं हम अपने ट्रेंड को, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1947 के बाद जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद हमारे पास दो चरण आए। 1980 तक भी चला, फिर एक 1991 तक चला, और फिर 1991 से लेके हमारा अभी तक का ट्रेंड हमें जो है देखने को मिल रहा है। ध्यान से बुझिएगा, 1947 के बाद 1980 तक यहाँ पर जो सरकार थी, एक तरह से अगर मैं ऑफिशियली बोलूँ तो समाजवाद थी। सारा कंट्रोल बेसिकली सरकार का था मैक्सिमम केसेस में। प्राइवेट सेक्टर को बोल सकते हैं बहुत ही कम, मतलब कि अगर बात करें तो करने की वो थी, क्योंकि उस समय बिजनेस करना भी जो है बहुत ज़्यादा, जो अगर बात करें तो महंगा हो गया था। इवन आदमी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बिजनेस में एक साल लेके 2 साल लग जाते थे। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट बिल्कुल जो थी सारे काम गवर्नमेंट करती थी। 1980 से 1991 तक यहाँ पे सरकार ने अपने कदम पीछे हटाने स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पर, यानी कि अब गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादातर विनिमय का काम करने लगी, नियंत्रण और विनिमय यहाँ पे जो है करने लग गई। यानी कि काम करें तो गवर्नमेंट अब अपने हाथ जो है पीछे खींचने लग गई 1980 के 1991 तक। 1991 से लेके 2000 तक में अब जो है गवर्नमेंट सिर्फ नियामक, रेगुलेटर हो गई है सिर्फ, यानी कि चीज़ों को सिर्फ नियंत्रण करती है, दैट्स इट। अब इसका कोई काम नहीं ज़्यादातर गवर्नमेंट में, और ये सिर्फ अब जो है रेगुलेटर के तौर पे देखने को मिलता है। तो यानी कि जो ये मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा एक एनालिटिकल है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो अब समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। देखो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में मैंने ओवरऑल आपको समझा दी कि जहाँ पर प्राइवेट फर्म और साथ में गवर्नमेंट फर्म आपस में मिलकर आपस में काम करती हैं, वहाँ पे थोड़ा काम जो है अगर बात करें लोग भी करते हैं, उनका अपने बिजनेस इस्टेब्लिश किए जाते हैं, साथ में गवर्नमेंट भी साथ साथ जो है थोड़ा बहुत जो वहाँ पे काम करते हैं। यानी कि यहाँ उत्पादन की कुछ योजना राज्य द्वारा सीधे इसके राष्ट्रीयकृत उद्योगों के माध्यम से शुरू की जाती है, और कुछ को निजी उद्यमों के लिए भी जो स्पेशली जो यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। फिर इसका अर्थ यह है कि समाजवादी क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र और पूंजीवादी क्षेत्र दोनों का एक तरह से मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है, और इसे बाजार की अर्थव्यवस्था और समाजवाद के बीच एक आधे घर के रूप में वर्णित यहाँ पे जो है किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों संसाधन अगर बात करें तो आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जो पूंजीवादी समाजवादी दोनों मतलब कि लाभों को जो अगर बात करें तो संरक्षित करने का यहाँ पे जो स्पेशली जो है प्रयास यहाँ पे जो है हमें करने का देखने को मिलता है। इसके फ़ायदे दोस्तों यही हैं कि देखो, पहली बात निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है, क्योंकि जब दोनों मिक्स काम करते हैं तो निजी जितना प्रॉफिट करे वो ज़्यादा अपने बिजनेस बढ़ा सकते हैं। स्वतंत्रता दी जाती है, भाई अपने हिसाब से कोई भी काम आप चयन कर सकते हैं। संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाता है, यानी कि इष्टतम का मतलब ये होता है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था कि क्या होता है इष्टतम मतलब क्या, संतुष्टि का मतलब क्या होता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश यही है कि भाई इस प्रणाली के तहत निजी सामाजिक दोनों ही क्षेत्र संसाधनों के कुशल उपयोग में काम करते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक लाभ के लिए काम करता है, जबकि निजी क्षेत्र लाभ के अधिकतम के लिए संसाधनों का इष्टतम यानी कि कम संसाधनों में अधिकतम प्रॉफिट कमाना, ये सब इसके जो उद्देश्य में जो देखने को मिलते हैं। आर्थिक योजना के लाभ अगर बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक योजना के सभी फायदे भी हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें साथ में कम आर्थिक असमानताएं दिखने को मिलती हैं, प्रतियोगिता और कुशल उत्पादन भी हमें देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण भी जो थोड़ा बहुत हमें अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है, और आर्थिक विकास तो है ही है। इसके नुकसान के तौर पे देखें तो स्थिरता बहुत मुश्किल होती है, साथ में अगर बात करें क्षेत्र की अक्षमता भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि जब सरकारी सेक्टर घुसता है तो डेफिनेटली उसमें लाल फीताशाही जैसी चीज़ें होती हैं, और तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आर्थिक निर्णय में देरी हो जाती है, हम कभी कभी निर्णय लेने में काफ़ी देरी करते हैं, तो जिस वजह से भी काफ़ी घाटा होता है, और अधिक अपव्यय होते हैं चीज़ों को, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, राष्ट्रवाद को खतरा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो हमें देखने को मिलता है। तो ये था अभी तक का हमारा पूरा का पूरा ये, और अभी इतना ही क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर